Hello, students. Today's topic is globalization and new international economic order (NIEO) in the context of India. Let's start. Globalization refers to growing interconnectedness of the countries through trade, investment, technology, and cultural exchange. It has allowed India to integrate with the ग्लोबल इकोनॉमी ब्रिंगिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब हमको ही पता है, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी। ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी का मतलब कि हम बाकी देशों के साथ मतलब हम ट्रेड कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो इंटरकनेक्टेडनेस है बाकी कंट्रीज के साथ वो इंक्रीज हो रही है। दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, हमको पता है 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, राइट? ओके, जिसको हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, इंडिया ओपनड इट्स इकोनॉमी टू ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड लिबरलाइजेशन. This led to significant changes. What were those changes? First one, economic growth. India's GDP grew rapidly as industries like information technology, pharmaceuticals and manufacturing flourished. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का लिंक हम किससे करते हैं? जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की यहां पर बात हो रही है that India's economic growth increased rapidly as industries like information technology, pharmaceutical and manufacturing flourished. Second point आपका आ जाता है employment opportunities के साथ. Global companies set up offices in India, creating jobs, especially in the service and the IT सेक्टर्स। तो जो अब हमने एमएनसीज में हमने यही पढ़ा था कि एमएनसीज जो होती हैं जब वो अपने ऑफिसेस यहाँ पर सेटअप करेंगी इंडिया में, तो उससे क्या होगा? उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, राइट? स्पेशली इन द सर्विस एंड आईटी सेक्टर्स। नेक्स्ट वन वी हैव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एंटर्ड द इंडियन मार्केट। अगेन यहाँ पर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो जब फॉरेनर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सो दे ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्रीज। नेक्स्ट वन, कल्चरल एक्सचेंज। एक्सपोजर टू द ग्लोबल कल्चर्स इन्फ्लुएंस्ड इंडियन लाइफस्टाइल, फूड एंड फैशन। तो बाहर के देश के जो गुड्स हैं वो हमारे देश में आते हैं, मतलब उनके जो जिस भी तरीके का वो लाइफस्टाइल मतलब कर रहे हैं, या जो भी वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी वो फैशन कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमारे देश में यहाँ पर थ्रू द ग्लोबलाइजेशन इट इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट वन, इनइक्वालिटी। व्हाइल सिटीज डेवलप्ड, रूरल एरियाज ऑफन लैग्ड, इंक्रीजिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। अब ये बात भी है क्योंकि कुछ सिटीज जो हैं वो डेवलप हो गई, लेकिन रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, दे वर लैग्ड एंड दैट क्रिएट्स द अर्बन रूरल डिवाइड। ठीक है, सो दीज वर सम सिग्निफिकेंट चेंजेस आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। फर्स्ट था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा लिंक किससे होता है? जीडीपी से। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, देन कल्चरल एक्सचेंज एंड लास्ट वन इज इन इक्वालिटी। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO. New International Economic Order was a concept proposed by the developing countries in the 1970s. तो ये concept किसने दिया था? ये कंसेप्ट डेवलपिंग कंट्रीज ने दिया था। कब? 1970s में। टू मेक द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम फेयरर। द गोल वाज टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। भाई, डेवलपिंग कंट्रीज का मेन जो मुद्दा था वो ये था कि जो इनइक्वालिटी है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, इसको आप रिड्यूस करो। It emphasizes first one, fair trade policies, ensuring better prices for the raw materials exported by the developing nation. तो अब developing nation जो हैं वो हमें पता है that basically they were the exporter of raw materials, right? They were the exporter of raw materials. तो उनका ये कहना था, भाई जो भी हम आपको रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वी वांट फेयर प्राइसेस फॉर दोज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, सेकेंड आपका आ जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस।
सो मोर लोन्स एंड एड फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन, ज़्यादा से ज़्यादा एड प्रोवाइड कराई जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ के थ्रू, जिससे हम अपनी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। उसके बाद टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एक्सेस टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज विदाउट हाई कॉस्ट। तो डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना था भाई हमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का आप एक्सेस दें विदाउट हाई कॉस्ट। नेक्स्ट वन, सॉवरेनिटी ओवर द रिसोर्सेज, डेवलपिंग नेशंस हैविंग कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो ये चाहते थे भाई हमारी जो है हमारी फ्रीडम हो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, दे वर हैविंग कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कुछ पॉइंट्स थे उस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में। मेन जो मुद्दा था वो ये था, डेवलपिंग कंट्रीज चाहते थे कि भाई जो ये इनइक्वालिटी का जो गैप है डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में, इसको आप रिड्यूस करो। कैसे? जो भी हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके हमें फेयर प्राइसेस चाहिए, हमें कोई लोन या एड वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराइए, ये उनका डेवलप्ड कंट्रीज से कहना था। तीसरा उन्होंने ये कहा भाई जो भी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसका एक्सेस हमें भी दीजिए विदाउट हाई कॉस्ट। और फोर्थ वन है दैट डेवलपिंग नेशंस हैविंग कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेस। उसके बाद आ जाता है इंडिया एंड एनआईईओ। तो यहां पर लिखा है इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एनआईईओ। इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है एनआईईओ के प्रिंसिपल्स को, एडवोकेटिंग फॉर अ मोर बैलेंस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। इंडियाज एक्टिव रोल इन प्लेटफॉर्म्स लाइक G20, ब्रिक्स नेशंस एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाईलाइट्स इट्स कमिटमेंट टू इकोनॉमिक फेयरनेस। नेक्स्ट आपका आया था की अचीवमेंट्स इन द ग्लोबल एरिना, आईटी एंड द सर्विस सेक्टर। इंडिया बिकेम अ ग्लोबल हब फॉर सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज। भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री इन द सर्विस सेक्टर। इंडिया बिकेम अ ग्लोबल हब फॉर सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज। नेक्स्ट आया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स लाइक रिटेल, टेलीकॉम एंड मैन्युफैक्चरिंग। Challenges that India faces. What are the challenges that India is facing? That is trade imbalances. Trade imbalances का मतलब है भैया that imports are greater than exports. Imports are greater than exports. So dependence on the imports, especially the oil and electronics. क्योंकि अगर आपके import ज़्यादा होंगे आपको उतने ज़्यादा foreign exchange reserves की जरूरत पड़ेगी। Foreign exchange reserves, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। Foreign exchange reserves, डॉलर्स, ठीक है, यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इनकम इनइक्वालिटी, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव नॉट रीच द एवरीवन इक्वली। ये बात भी सही है, जैसे अभी हमने अर्बन रूरल डिवाइड की बात की थी वहां पर, ठीक है, अर्बन रूरल डिवाइड की रूरल एरियाज तक उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मतलब पूरे तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज लेड टू द पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये बात भी सही है कि ठीक है एक तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है बट उसकी वजह से पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। So, in short, globalization has transformed India into an emerging global economic power, but challenges remain in achieving the inclusive growth. Meanwhile, the ideals of the NIEO continue to guide India's stance in international economic discussion, pushing for a fairer and more equitable global economic system. तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो उसके ऊपर बनाया है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर एग्जाम में कंसेप्ट आता है तो अब कम से कम आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक order. Okay, so that is all from my side. Thank you.